हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रकृति क्लासेस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम सामाजिक विज्ञान की अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हो गई हैं उन सभी का एक मॉक टेस्ट लेंगे आज की इस क्लास में। तो अभी तक हमने जितने भी लेक्चर्स को कवर किया है उन सभी से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनका ही आज एक मॉक टेस्ट ले रहे हैं हम। उन्हीं सब का एक मॉक टेस्ट आज हो जाएगा। तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगी कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और ये जो मॉक टेस्ट है वो आपके शिक्षक वर्ग के सभी वर्गों के लिए काम आएंगी, चाहे वो आपका सहायक शिक्षक हो या फिर आपका सीजी टेट हो या सी टेट हो। तो इसमें आप लास्ट तक ज़रूर बने रहेंगे और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ से सही हुए। इससे पहले हमारी सीडीपी, हिंदी और कंप्यूटर की भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन्होंने भी वो सभी क्लासेस नहीं देखी हुई जाकर ज़रूर देखिए, सभी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। और एसएसटी की चैप्टर वाइज आपको क्लासेस मिल जाएंगी, उन्हीं से रिलेटेड ये आज का हमारा मॉक टेस्ट होगा। इससे आपकी तैयारी कितनी है ये आपको अच्छे से पता चल जाएगी। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया वो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। तो जिन्हें भी पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। और जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं आपको बिल्कुल फ्री क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं। जितना हो सके आप इसे शेयर कीजिए ताकि सभी को फ्री क्लासेस मिल सके। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करके आज की क्लास में आप ज़रूर बताइए कि आपके कितने क्वेश्चंस इसमें से सही हुए। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। ये हमारा सामाजिक अध्ययन का पहला मॉक टेस्ट होगा। इससे पहले हमारी 9 क्लासेस हो चुकी हैं सामाजिक अध्ययन की, तो उसी से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी का एक मॉक टेस्ट ये हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल 60 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ये आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और साथ ही साथ आप भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम पहला क्वेश्चन आज का देखते हैं। निम्न में से कौन एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था? अलेक्जेंडर कनिंघम, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप या लॉर्ड कैनिंग? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, जो आपके एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का संस्थापक था वो था आपका विलियम जोन्स। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। 19वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 कालों में विभाजित किया था: हिंदू भारत, मुस्लिम भारत और ब्रिटिश भारत। इस विभाजन का आधार क्या है यह आपसे पूछा गया है। यह इस विचार पर आधारित है कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इंग्लैंड का इतिहास भी इसी रूप में लिखा था। ब्रिटिश लोग समझते थे कि वे इतिहास के उस बिंदु पर सर्वाधिक ज्ञानवान थे और इसलिए उन्होंने यह विभाजन का प्रयोग किया। यह याद करने में सुविधाजनक और सरल है। इसका आपको सही आंसर बताना है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो यह इस विचार पर आधारित था कि शासकों का धर्म एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन था। इस प्रकार से इसका आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। आज हम इसके ज़्यादा एक्सप्लेनेशन पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ हमने सभी क्लासेस को बहुत ही डिटेल में पढ़ा था। तो अगर आपको ये क्वेश्चन आंसर देखकर क्वेश्चन बनाने में कठिनाई हो रही है या दिक्कत आ रही है तो आप लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, तो आपसे ये सभी क्वेश्चन अच्छे से बनने लगेंगे। आज हम इसके डायरेक्ट आंसर बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि हम आज इसमें ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे। तो आज हम इसके सिर्फ क्वेश्चन आंसर लगाते हुए चलेंगे और आप भी साथ ही साथ इसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है? नहीं है ये आपसे पूछा गया है। नेगेटिव क्वेश्चन को आप हमेशा थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। वे प्रायः ताड़ पत्रों पर लिखी हुई थी। वे जिस काल को प्रदर्शित करती हैं उस काल का मुख्य स्रोत है। वे हस्तलिखित थी और इसके बाद मुद्रित की गई। कुछ हस्तलिपियाँ पत्थर या धातु पर उकेरी गई थी। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, जो प्राचीन हस्तलिपि के संदर्भ में सही नहीं है यह आपसे पूछा गया है, वे जिस काल को प्रदर्शित करती थी उस काल का मुख्य स्रोत है। यही इसमें गलत हो जाएगा, इसीलिए यही आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हमसे गलत पूछा गया है तो यही इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी ये सभी आपके प्राचीन हस्तलिपि के अंतर्गत आती हैं, ये तीनों। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 2 इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। कॉमन एरा क्या है? ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। आदेश जारी करने के लिए सरकार द्वारा स्वीकृत भारतीय एरा, हिंदू एरा और इस्लामिक एरा के सम्मिश्रण से विकसित एक नया एरा,
ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने का एक नया एरा, या क्रिश्चियन एरा जो अब दुनिया के अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जो कॉमन एरा होता है वो आपकी क्रिश्चियन एरा है, जो कि अब दुनिया में अधिकांश हिस्सों में स्वीकृत हो गई है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ऐतिहासिक स्थल वह है जहां अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, उत्खनन के क्रियाकलाप होते हैं, इतिहास प्रिय लोग जुटते हैं, इतिहासकार इतिहास लिखते हैं। तो जो आपका ऐतिहासिक स्थल होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर 1, जहाँ पर अतीत के स्मृति शेष अवशेष मिलते हैं, वही आपका ऐतिहासिक स्थल होता है, जिन्हें इतिहासकार के द्वारा खोजा जाता है। ये इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इतिहासकार यह कैसे समझता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र, मुद्रान, आभूषण आदि अवशेष के रूप में बचे हैं। विषयों पर पुस्तकों का अध्ययन, पूर्वजों की संतान जो वर्तमान में जीवित है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, जो कि आपका क्योंकि जो इतिहासकार यह कैसे समझता है कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, क्योंकि पूर्व के हथियार, शस्त्र, मुद्रान, आभूषण आदि अवशेष के रूप में बचे हैं। इसी के फलस्वरूप जो इतिहासकार हैं ये समझते हैं कि हजारों साल पहले क्या हुआ था, इन्हीं अवशेषों के बारे में जानकर। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। निम्न में से निम्न कथनों पर विचार कीजिए। मुद्रा राक्षस के रचयिता विशाखदत्त हैं। मालविकाग्निमित्रम का लेखन कालिदास के द्वारा किया गया था। इसमें से आपको असत्य कथन बताना है, तो इसमें जो असत्य हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, न तो ए न तो बी, क्योंकि ये दोनों बिल्कुल इसमें सही हैं। मुद्रा राक्षस के जो रचयिता हैं वो विशाखदत्त ही हैं, और मालविकाग्निमित्रम का लेखन भी कालिदास के द्वारा किया गया है। तो ये दोनों इसमें बिल्कुल सही हैं। अब हम देखेंगे आगे हमारा क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। यूनानी रोमन लेखकों में प्रमुख टेथियस, मेगस्थनीज, टॉलमी तथा प्लिनी हैं। चीनी लेखकों में फायान, वेनसांग, इत्सिंग आदि प्रमुख हैं। अरबी लेखकों में अल बुरुनी प्रमुख है, या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी इसमें बिल्कुल सत्य हैं। ये सभी इसमें सत्य हैं। एक एक नाम आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सभी आपके एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं और दोबारा भी रिपीट हो सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आदिवासी जनजाति लोग अपना पिछला लिखित रिकॉर्ड नहीं रखते थे। वर्तमान के इतिहासकार आदिवासी इतिहास कैसे लिखते हैं। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। प्राकृतिक परंपराओं का प्रयोग करके, आदिवासी पौराणिक कथाओं का प्रयोग करके, पुरातत्व स्रोत का प्रयोग करके, या फिर वांशिक परंपराओं का प्रयोग करके। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4, वांशिक परंपराओं का प्रयोग करके इतिहासकार आदिवासी इतिहास को लिखते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। सन 2012 को निम्नलिखित में से किस प्रकार से लिखा जाता है। AD 2012, AP 2012, BC 2012 या EC 2012। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका AD 2012। जो AD है इसका फुल फॉर्म आपका होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी इसका फुल फॉर्म होता है AD का, और इसे आप कॉमन एरा भी कहते हैं। जो आपका AD होता है उसे ही आप कॉमन एरा भी कहते हैं, और इसे हम ईसा मसीह के जन्म के बाद की तिथि के रूप में मानते हैं। और जो आपके ईसा मसीह के जन्म की पूर्व की जितनी भी तिथियां हैं उसे हम कहते हैं बिफोर क्राइस्ट। तो इस प्रकार से इन सभी चीज़ों को आप इसमें याद रखेंगे। आगे हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। आरंभिक मानव के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। आरंभिक मानव ने अपने काम के लिए पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजारों का निर्माण किया। आरंभिक मानव से संबंधित पत्थर के औजार आज भी बचे हैं। कुछ औजारों के साथ हड्डियां या लकड़ियों के मुट्ठे लगाकर भाले और बाण जैसे हथियार बनाए जाते थे, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कौन सा असत्य है आपसे पूछा गया है, तो ये सभी इसमें सत्य है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं, ये सभी इनमें बिल्कुल सत्य हो जाएंगे। जो आरंभिक मानव के संदर्भ में दिए गए हैं वो सभी इसमें सत्य हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। भीमबेटका के संदर्भ पर आपको विचार करना है। सत्य कथन आपसे पूछा गया है। भीमबेटका आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। यहाँ स्थित गुफाओं और कंजराओं में आदि मानव निवास करते थे।
इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। जो आपका भीमबेटका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, तो ये नाम आप याद रखेंगे जो कि आपके आधुनिक मध्य प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार से ये दोनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। आग की खोज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? आधुनिक आंध्र प्रदेश स्थित कुर्नूल गुफा में राख के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे, काल में हुई थी। मानव को आग की जानकारी निम्न पुरापाषाण में मिलती है। तो उपरोक्त सभी, इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये सभी आपके आग की खोज के संदर्भ में सत्य है। आप भी साथ ही साथ क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करेंगे, नहीं भी बन रहा है फिर भी इसे बनाने की कोशिश करेंगे, इससे आपको सभी क्वेश्चन याद होते जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। खालिस्तान में प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु, तमिल और आंध्र प्रदेश तथा ओडिशा या मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जो मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश है वहाँ पर प्राचीन शैल चित्रकला मिली है। ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा आखेटक खाद्य संग्राहक के एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर घूमते रहने का कारण नहीं था? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं। एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती थी, उन जानवरों का पीछा करना जिसका वे शिकार करते थे, संसाधनों के लिए नए आखेटक खाद्य संग्राहक समूहों से संघर्ष करना, या फिर जल संसाधनों की खोज। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका संसाधनों के लिए अन्य आखेटक खाद्य संग्राहक समूह से संघर्ष करना, ये इसमें कारण नहीं था। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। मानव इतिहास में कौन सा काल सबसे लंबा है? पुरापाषाण युग, महापाषाण युग, मध्यपाषाण या नवपाषाण? तो जो सबसे लंबा आपका काल था वो था आपका पुरापाषाण काल। इस प्रकार से इसका ये आंसर इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से कौन सा पुरापाषाण स्थल है? भीमबेटका, सशक्त गांव, बुर्ज होम या हल्लूर? तो जो आपका पुरापाषाण स्थल है वो आपका हो जाएगा भीमबेटका। भीमबेटका आपका सबसे पुरापाषाण स्थल है। इस प्रकार से इसका नाम आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18। मनुष्य ने कुछ क्षेत्रों में लगभग 8000 वर्षों पहले गांव में रहना प्रारंभ किया था। निम्नलिखित में से वे क्षेत्र कौन से थे? नर्मदा के आसपास के क्षेत्र, सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियाँ, गंगा तथा यमुना दोआब या दक्कन तथा कोंकण? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियाँ। यहाँ पर मानव ने 8000 वर्ष पहले गाँव में रहना प्रारंभ किया था। इस प्रकार से ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। जो सुलेमान तथा कीर्थर की पहाड़ियाँ हैं इनसे भी आपके एग्जाम में बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। किस स्थान पर मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था? सशक्त गांव, मेहरगढ़, बुर्ज होम या भीमबेटका? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका मेहरगढ़। जो मृतक को प्रायः उत्तर की ओर सिर करके दफनाया जाता था वो था आपका मेहरगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका एक पूरा स्थल है। पुरापाषाणिक, नवपाषाणिक, महापाषाणिक या सूक्ष्म पाषाणिक? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका पूरा पाषाणिक। जो मध्य प्रदेश में भीमबेटका एक पूरा स्थल है वो है आपका पूरा पाषाणिक। इस प्रकार से आप इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नवपाषाण युग में आरंभिक मानव को कृषि की शुरुआत में सफलता प्राप्त हुई। नवपाषाण युग में मानव ने पशुपालन करना भी प्रारंभ किया। उपरोक्त कथन में से कौन सा सत्य है? ये आपसे पूछा गया है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। दोनों इसमें बिल्कुल सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 22। सबसे पहले जिस जंगली जानवर को पालतू बनाया गया वह है भेड़, बकरी, कुत्ता या गाय? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कुत्ता। सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। इस प्रकार से इसका सही आंसर हो जाएगा कुत्ता। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। किस नवपाषाण स्थल पर मृतक मनुष्य के साथ बकरी को दफनाने के साक्ष्य मिले? मेहरगढ़, चिरान, कोल्डी हवा या बुर्ज होम? इसका सही आंसर हो जाएगा मेहरगढ़। मेहरगढ़ में ही मृतक मनुष्य होता था उसके साथ बकरी को भी दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1 मेहरगढ़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 24। किस काल के पाषाण उपकरणों पर पॉलिश किए गए साक्ष्य मिले हैं? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नवपाषाण में ये सभी जो पॉलिश किए गए उपकरण हैं उसके साक्ष्य मिले थे। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 25।
निम्न कथनों पर विचार कीजिए, इसमें आपको सत्य कथन बताने हैं। नवपाषाण युग के पूरा स्थलों में कई प्रकार के मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण युग में चावल, गेहूं तथा दलहन जैसे अनाज अब आहार का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ए और बी दोनों इसमें सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। दाऊदअली हेडिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? यही भारत के उत्तर पूर्व में आसाम के चित्तग्राम क्षेत्र से यह स्थल प्राप्त हुआ है। यहीं से खरत और मूसल जैसे उपकरण मिले हैं। इसे चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले हैं, या यहाँ से जेटाइट पत्थर भी मिला है। तो इसमें असत्य आपका कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। यहाँ से चौकोर तथा आयताकार घरों के अवशेष मिले, ये इसमें गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27। नवपाषाण स्थलों में गर्त आवास कहाँ मिले हैं, यह आपसे पूछा गया है। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं बुर्ज होम, कोल्डी हवा, चिरांद या ब्रह्मगिरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बुर्ज होम। बुर्ज होम में ही नवपाषाण स्थलों में गर्त आवास मिले हैं। ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। चावल की खेती के सबसे प्राचीनतम प्रमाण कहाँ मिले हैं? मेहरगढ़, दाऊदअली हेडिंग, चिरांद या कोल्डी हवा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। कोल्डी हवा में चावल की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। गुफ्र काल कहाँ स्थित है? बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में ही गुफ्र काल स्थित है। इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा। मानव ने किस काल में अनाज उगाना व पशुपालन सीखा? नवपाषाण, मध्यपाषाण, पुरापाषाण या इनमें से कोई नहीं। तो अनाज उगाना और पशुपालन करना सीखा मानव ने, वो हो जाएगा आपका नवपाषाण काल में ये सभी चीज़ें मानव ने सीखी थी। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, आपको असत्य कथन बताना है। सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सभ्यता है। यह ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ना तो ए ना तो बी। इसमें से कोई भी असत्य नहीं है क्योंकि ये दोनों सत्य हैं, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 32। निम्न में से सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? सबसे सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता आपसे पूछा गया है। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता या हड़प्पा की सभ्यता या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो सभी हैं वो आपकी प्राचीन सभ्यता है, लेकिन जो सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता है वो आपका हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता, जिसे आप सिंधु सभ्यता भी कहते हैं। इस प्रकार से यह आंसर इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 33। निम्न में से किसने सन 1856 में हड़प्पा की यात्रा की थी? चार्ल्स मैसन, अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल या जेम्स प्रिंसेप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की यात्रा की थी सन 1856 में। ये आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। निम्न में से कौन सा सत्य है? हड़प्पा के खंडहरों का पहली बार वर्णन चार्ल्स मैसन द्वारा 1842 ईस्वी में किया गया था। वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। इस सभ्यता की स्वीकृति समय अवधि 2500 BC से लेकर 1700 BC मानी गई है, या उपरोक्त सभी। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। उपरोक्त सभी, ये सभी इसमें बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। इसमें से आपको सत्य कथन बताना है। हड़प्पा के लोगों के प्रमुख उद्योग कपड़ा बुनना, बर्तन बनना आदि थे। हड़प्पा सभ्यता से नाव बनाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। इसका सही आंसर इसमें दोनों हो जाएंगे क्योंकि ये सभी इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 36। इसमें आपको असत्य कथन बताना है। हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीन रूपों में भगवान की उपासना करते थे। हड़प्पा सभ्यता से स्वास्तिक और चक्र के साक्ष्य मिले हैं। आपको असत्य कथन बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। ये दोनों बिल्कुल सही है, इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि ना तो ए गलत है ना ही बी गलत है, ये दोनों इसमें सही है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप भी इसे बनाने की कोशिश कीजिए। और सभी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो बिना स्किप के देखेंगे तो आप सभी क्वेश्चन को अच्छे से बना पाएंगे। और कितने आपके क्वेश्चन सही हुए वो कमेंट करके आप ज़रूर बताएंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 37। मोहनजोदाड़ो के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यह आपसे पूछा गया है। सिंधी भाषा में मोहनजोदाड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला है। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह रावी नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में हुई थी।
तो इसका जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, इसमें गलत हो जाएगा। यह रावी नदी के किनारे स्थित है, यह रावी नदी के किनारे स्थित है, ये इसमें बिल्कुल असत्य हो जाएगा। इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो आप हमारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, उसमें हमने बहुत ही डिटेल से इन सभी को अच्छे से पढ़ा है। यहाँ पर हम बिना एक्सप्लेनेशन के साथ सिर्फ आंसर को बताते हुए चलेंगे, और जिन्हें भी क्वेश्चन आंसर बनाने में दिक्कत हो रही वो लेक्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। 2 से 3 बार अगर आप उसे रिपीट करके देखेंगे तो आपको सभी चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 38। हड़प्पा कालीन पूरा स्थल धौलावीरा देशपुर एवं सुतकोतड़ा कहाँ स्थित है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब या हरियाणा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका गुजरात। गुजरात में ये सभी स्थित है, इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 39। ऋग्वेद में सतलज नदी का उल्लेख निम्न में से किस नाम से किया गया है? सिंधु, शतुद्री, रावी या चेनाब? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका शतुद्री। ऋग्वेद में जो सतलज नदी का उल्लेख किया गया है वो है आपके शतुद्री, मतलब कि सतलज नदी को ही शतुद्री के नाम से जाना जाता था। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 शतुद्री। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 40। संस्कृत की सबसे पुरानी कृति ऋग्वेद है, यह कितनी पुरानी है? लगभग 5000 वर्ष, लगभग 3500 वर्ष, लगभग 1500 वर्ष या लगभग 1700 वर्ष? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लगभग 3500 वर्ष पुरानी आपकी ऋग्वेद है। तो इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। 40 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं, 20 क्वेश्चन और बचे हैं, तो लास्ट तक आप ज़रूर बने रहेंगे। 41 क्वेश्चन है हमारा। पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख खालिस्तान की तरह है? जन, राष्ट्र, राजन या दस्यु? इसका सही आंसर हो जाएगा जन। जन जो है पुरु, यदु और भरत का वेदों में उल्लेख जन की तरह होता है। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा जन। नेक्स्ट है हमारा 42 नंबर का क्वेश्चन। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको इसमें से सही उत्तर बताना है। वर्ष पूर्व लिखा गया था, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी, इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं शामिल हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। जो सी है वही बस सही है और ए और बी इसमें गलत है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इनमें से सबसे प्राचीन ग्रंथ किसे माना जाता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जो आपका ऋग्वेद है उसे सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है, और ये आपके जो शिक्षक भर्ती 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में दोबारा आ भी सकते हैं। जो अभी आपका CG टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती होने वाली उन सभी के लिए क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। इनमें से किस वैदिक ग्रंथ का अर्थ गान भी होता है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद? इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सामवेद। सामवेद को आप संगीत के नाम से याद रख सकते हैं। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 सामवेद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 45। संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भारत आर्य, भारत यूनान, भारत यूरोप या भारत अरब? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा भारत यूरोप। इसे भारोपी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से संस्कृत को जिस भाषा परिवार का हिस्सा माना जाता है उसे हम कहते हैं भारत और यूरोप। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 46। ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का खालिस्तान बार नाम आया, मतलब कि कितने बार नाम आया है? 12, 1, लगभग 1000 या 100? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक बार। जो ऋग्वेद में गंगा और यमुना नदी का नाम आया वो आया है आपका एक बार। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 47। भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, वे कहाँ रहते थे? ये आपसे पूछा गया है। दक्षिण भारत, उत्तर भारत, पश्चिम भारत या उत्तर पश्चिम भारत? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका उत्तर पश्चिम भारत। जो भरत लोगों का एक समूह था जिसका उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता था वो लोग रहते थे उत्तर और पश्चिम भारत में। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा क्वेश्चन नंबर 48। ऋग्वेद की मूल रचना खालिस्तान भाषा में हुई थी। ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं प्राकृत, संस्कृत, ब्राह्मी या शौरसेनी। तो जो ऋग्वेद की मूल रचना है वो आपकी हुई थी संस्कृत भाषा में। इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 49। निम्न में से किस भारतीय साहित्यिक धरोहर का अर्थ है खालिस्तान गुरु के पास जाकर समीप बैठना? आरण्यक, पुराण, उपनिषद या वेद? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उपनिषद। इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। जो गुरु के पास समीप बैठकर ज्ञान जो प्राप्त करते थे वो है आपका उपनिषद। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 50।
ऋग्वेद काल में कौन से 3 देवता विशेषकर प्रमुख थे? रुद्र, विष्णु तथा इंद्र, अग्नि, इंद्र तथा सोम, इंद्र, वरुण तथा रुद्र, या अग्नि, इंद्र, वरुण। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, अग्नि, इंद्र तथा सोम इसमें बिल्कुल प्रमुख देवता हो जाएंगे, जो ऋग्वेद में 3 देवता प्रमुख रूप से माने जाते थे। लास्ट के हमारे 10 क्वेश्चन बच गए हैं। जो आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है उसे आप देख सकते हैं। महाजनपद काल में राजा कृषकों से उनकी उपज का कितना हिस्सा कर के रूप में लेते थे? ऑप्शंस इसमें दिए गए हैं 1/2, 1/6, 1/8 या 1/16। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/6, जिसे आप भाग के नाम से जानते थे। इसे हम भाग भी कहते थे। इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी क्योंकि वह इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। शासकों को आक्रमण का भय था और वे स्वयं की रक्षा को सुनिश्चित करना चाहते थे। वे इनके समृद्ध योद्धा परंपराओं के प्रतीक थे। इनके आसपास लकड़ी, ईंटों तथा पत्थरों की उपलब्धि थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। जो ज़्यादातर महाजनपदों की मजबूत किलेबंदी थी वो इनकी समृद्धि और शक्ति को प्रदर्शित करती थी। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था? महाजनपद, गुप्त, हड़प्पा सभ्यता या वैदिक काल? इसका जो सही आंसर हो जाएगा, जो कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था वो था आपका महाजनपद में। इस प्रकार से इसका आंसर आप याद रखेंगे। लास्ट के हमारे कुछ ही क्वेश्चंस बच गए हैं, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चंस कैसे लगे। अभी तक हमारी जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का ही एक मिक्सचर है। तो ये आपका एक मॉक टेस्ट हो रहा है, तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इससे आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है। अगर जिन्होंने हमारे लेक्चर्स को कंप्लीट देखा है तो उनसे ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से बन रहे होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 54 है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था? गंगा का दक्षिणी क्षेत्र, गंगा तथा यमुना के मध्य का क्षेत्र, गंगा का उत्तरी क्षेत्र, या यमुना तथा चंबल के मध्य का क्षेत्र? प्राचीन काल में जिसे हम मगध के नाम से जानते थे वो है हमारा गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। इस प्रकार से इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गंगा का दक्षिणी क्षेत्र। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। महावीर को किस आयु में सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई? 30 वर्ष, 32 वर्ष, 40 वर्ष या 42 वर्ष? तो इसका जो सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा आपका 42 वर्ष। 42 वर्ष की आयु में महावीर को सर्वोच्च ज्ञान की प्राप्ति हुई। इस प्रकार से इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। विनय पिटक एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है वैदिक कर्मकांड, जैन धर्म की शिक्षाएं, शिक्षकों के मध्य बातचीत या बौद्धों के नियम? तो इसका जो आपका सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा बौद्धों के नियम। बौद्धों के नियम में 3 प्रकार के पीटकों के बारे में बताया गया है, जिनमें से एक विनय पिटक है, तो उसका अभिलेखित बौद्ध के नियम के अंतर्गत ही आता है। इसका आंसर आप इसमें याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 57। बुद्ध द्वारा लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को निम्नलिखित में से क्या बताया गया है? पिपासा, तृष्णा, तन्हा या तीव्र इच्छा? तो इसे कहा गया है ऑप्शन नंबर ये तृष्णा है, वो आपके बुद्ध और लालसाओं व इच्छाओं की तृष्णा को कहा गया है तृष्णा। तो इस प्रकार से इसमें ये आप याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 2 तृष्णा इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा, तो इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। लास्ट के हमारे 3 क्वेश्चन बस बच गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध और जैन धर्मों में है? मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को अपने वस्त्रों सहित सब कुछ त्यागना होता था। अधिक पाने की निरंतर इच्छा को मध्य मार्ग अपनाकर समाप्त किया जा सकता है। केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकता है जो घर त्याग देते हैं। इन दोनों धर्मों को मुख्यतः व्यापारियों का समर्थन प्राप्त था। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, जो बौद्ध और जैन धर्म दोनों में समान थे, वो आपका हो जाएगा केवल वही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं जो घर को त्याग देते हैं। इस प्रकार से इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 59। बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया। बुद्ध की प्रतिमाएं, चीनी बौद्ध तीर्थयात्री या बौद्ध विद्वान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वे लोग जिन्होंने निर्वाण प्रबोध प्राप्त किया वे बौद्ध धर्म में बोधिसत्व थे। इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 60। जो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए आरंभिक विहार बने होते थे वे किसके बने थे? मिट्टी के, पत्थर के, लकड़ी के या ईंटों के? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका लकड़ी के बने हुए होते थे। जो इनके आरंभिक विहार बने होते थे वो, विहार का अर्थ ये जो इनके रहने की जो व्यवस्था थी वो आपके लकड़ियों से बनाई जाती थी।
तो आज हमने जो SST है हमारी जो सामाजिक विज्ञान है उसके हमने 60 क्वेश्चंस को यहाँ पर कंप्लीट किया। हमने अभी तक क्लासेस ली हैं उनसे ही रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपके 60 में से कितने क्वेश्चन सही हुए और आपको ये क्लास कैसी लगी। और जिन्होंने भी हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिए, ये सभी PDF आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। और ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कीजिए क्योंकि ये सभी आपकी फ्री क्लासेस यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लीजिए क्योंकि तुरंत ही आपको सभी नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आपको ये क्लास कैसी लगी और आपके कितने क्वेश्चन सही में। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।